हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामराज भंडारी एक बार से फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य 360 डिग्री पे स्वागत करता हूं। आप लोगों को जानकारी है या जिन लोगों को जो लोग पहली बार इस चैनल पे है, इस चैनल को इस पे देख रहे हैं, उन्हें जानकारी देना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक एनसीईआरटी की सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें 6 से 12 तक की इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र जो ये 4 विषय है, इनकी परीक्षा उपयोगी जो अति महत्वपूर्ण सारांश उपयोगी विषय वस्तु को हम इसमें ला रहे हैं। 6 से 8 तक की हमारी इतिहास एनसीईआरटी कंप्लीट हो रखी है। उसके वीडियो चैनल पे पड़े हुए हैं, अवेलेबल है। उसके अलावा 9-10 की एनसीईआरटी भूगोल लगभग उसमें वो भी कंप्लीट है और कुछ अन्य टॉपिक भी है। और यहाँ पर अभी हमने जो शुरू की है कक्षा 6 की भूगोल की एनसीईआरटी शुरू की है और इसमें आज हमारा चौथा टॉपिक है। 3 टॉपिक हमारे इससे पहले आ चुके हैं। जिन्होंने वो नहीं देखे हैं, कृपया पहले टॉपिक से ही देखें ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आने लग जाएगी और क्लियर होती जाएगी। तो इसमें भूगोल सारांश रूप में हम देख रहे हैं और आज का टॉपिक है मानचित्र। और मानचित्र ही भूगोल में एक ऐसा साधन है जिसको मानचित्र का ज्ञान है। यहाँ पर हम मानचित्र के बारे में ज़्यादा नहीं देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ मानचित्रों के प्रकार है कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन जिसको भूगोल में मानचित्रों का ज्ञान है, लोकेशन का उसे क्लियर है कि कौन सी स्थान की लोकेशन कहाँ पर है, तो वो समझो कि उसकी भूगोल में काफ़ी अच्छी पकड़ हो जाती है। वो काफ़ी अच्छी चीज़ों को फिर चीज़ों को आसानी से वो समझने लग जाता है, उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और हमेशा जो हमारे ये सीरीज चल रही है, ये कंसेप्ट बेस पे चल रही है। हम सिर्फ सिर्फ तथ्यों को नहीं ला रहे, बल्कि उनको चीज़ों को समझने के लिए यदि हमें उससे थोड़ा सा आगे पीछे भी देखना पड़ा कि एनसीईआरटी किस प्रकार से समझा रही है, तो उसको भी थोड़ा सा देख रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट जो भी परीक्षा की तैयारी करने वाले, ये सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे प्रवक्ता की परीक्षा, चाहे पुलिस की परीक्षा, लोक सेवा की परीक्षा, जो आपकी समूह की परीक्षा, जितनी भी प्रकार की परीक्षाएं हैं, सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए उपयोगी, जहां पर सामान्य अध्ययन से प्रश्न बनते हैं। और भूगोल इतिहास ऐसे सब्जेक्ट है जिनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं और सबसे पहले शुरुआत इन्हीं प्रश्नों से होती है। अब आप लोगों को थोड़ा सा ये जो मेरा अनुभव है कि जब हम चीज़ों को रटते हैं तो रटते फिर वो क्या करते हैं कि जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो हमें कन्फ्यूजन होने लग जाता है। हमारे दिमाग में चलता रहता है, इसका ये है, इसका ये स्थान यहाँ पे, ये आक्रमण इस समय हुआ है, ये उस समय पहला व्यक्ति ये है, ऐसे हमने रटा हुआ है। वो क्या करेगा, हमारे जब तक हम परीक्षा हॉल में जाएंगे दिमाग हमारा और भारी हो जाएगा और हम अच्छे से वहां पर पेपर को हल नहीं कर पाएंगे। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे जैसे हमारा दिमाग भारी होने लग जाएगा, हमारी समझ में कुछ आने लगेगा, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वो डाउन हो जाते हैं। अब हमने यदि चीज़ों को समझा हुआ है तो समझने के लिए अब तो दिमाग में रखने की जरूरत नहीं, वो तो हमें समझ रखे। हम अपने आसपास की चीज़ों को जानते हैं, हम हमें पता है लोकेशन कहाँ पर है, ये कंडीशन कैसे बन रही है। तो हम अब हमें कोई अब हमारा दिमाग भारी नहीं होगा, बिल्कुल हल्का रहेगा और चीज़ों को जो भी प्रश्न आएंगे उसको हम आसानी से, हमें अब पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है। हम कोई कहेगा वहां पर ऐसा लिखा हुआ, हम कहेंगे जो लिखा हुआ उसको रहने दो, जो वास्तविकता ये है। तो इस पे फोकस रहता है कि समझने पे, चीज़ों को समझो, बल्कि उनको रटो मत, उनको रटने पे फोकस मत करो, समझने पे फोकस करो। मानसून हम पढ़ रहे हैं, हम वायदा पेटी पढ़ रहे हैं, हम वायदा पेटी पढ़ रहे हैं, हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके उनको कितने तथ्यों को रटेंगे, कब तक रटेंगे, और उनको यदि हमने समझ गए कि ये परिस्थिति कैसी बन रही है
और यदि ऐसी परिस्थिति बनेगी तब क्या होगा, तो आसान हो जाएगा। तो इसलिए जो है हमेशा जो है फोकस आप लोग जो है जो भी इसको देख रहे हैं वो फोकस करो, सिर्फ जो है किस चीज पे समझने पे फोकस करो। कल मैंने टाइम, कल भी और परसों के लेक्चर में भी, परसों के लेक्चर में जिनको जो है समझ में नहीं आया था तो मैंने कल के लेक्चर में थोड़ा सा टाइम के निकालने के बारे में बताया था, और उसमें मैंने जो है 2 प्रश्न करके बताए थे कि इस प्रकार से एक जीएमटी का टाइम लेकर के एक आईएसटी का टाइम लेकर के। लेकिन थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी कि जीएमटी का टाइम जब मैंने 0 डिग्री से बताया था कि 0 डिग्री जो आपके जो है ये प्रधान यमोत्तर रेखा है या ग्रीनविच टाइम रेखा है, जिसे जो है हम अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, वहां से जो पश्चिम की तरफ जो है टाइम वो माइनस में होगा और पूर्व की तरफ पश्चिम में होगा, 1-1 डिग्री पे सॉरी प्लस में होता जाएगा। तो हमने 24 टाइम जोन में जो बांटा था, तो मैंने प्रश्न दे रखा था कि इस 0 डिग्री से 22 डिग्री पश्चिम में समय कितना हो रहा होगा यदि यहाँ पर जो है 11:20 हो रहा होगा एएम हो रहा होगा। तो यहाँ पर 22 डिग्री, तो मैंने ये वो नहीं बताऊंगा मैं, वो मैंने सब बता रखा है कि कैसे निकालने, वो सब जो है क्लियर था। कैलकुलेशन भी ठीक हो गया, थोड़ा से जो है जल्दी के चक्कर में और समझाने के चक्कर में थोड़ा सा वहां पे मिस्टेक हुई। जो 1 डिग्री बराबर हमें पता कि 4 मिनट, तो 22 डिग्री बराबर जो है 22 गुणा के 4 बराबर 88 मिनट। 88 मिनट को मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक की थी कि इसको जब घंटे में चेंज करा था तो मैंने कहा था कि 1 घंटा 60 मिनट 1 घंटा और 18 मिनट, जबकि 60 से इसमें से जो है 88 में से 60 निकाल दे, तो इस प्रकार से मैंने माइनस में सीधे ऐसे कर दिया था। तो यहाँ पर 28 बचने थे, मैंने 18 बोल दिया, तो 18 मिनट, तो 18 मिनट में 10 मिनट का वो अंतर होने था। फिर तो यहाँ पे जो है जो 10 मिनट का अंतर था, तो यहाँ पर 1 घंटा जब हम इसमें जो है घटा देंगे तो 1 घंटा, तो हमने ये 28 मिनट, 1 घंटा 28 मिनट है, तो 1 घंटा जो 28 मिनट हमें इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि इधर का समय हमारा माइनस में है। 1 घंटा 28 मिनट करना था, लेकिन जो है गलती से क्या हुआ कि 1 घंटा 10 मिनट ही मैंने जो है 18 मिनट ही मैंने माइनस किए थे। तो 1 घंटा 18 मिनट माइनस किए तो इसमें से जो है 11 में से माइनस किए थे 1 घंटा यहाँ से, तो 10 बजे और 20 मिनट में से 18 मिनट और किए गए थे, तो मैंने कहा था कि 10:02। लेकिन जो 10 मिनट जो है और करने थे, यानी 28 करने थे, 18 किए, तो यानी जो है 10 मिनट और करने चाहिए, तो इसमें से जो है 10 मिनट और होते तो ये हो जाता 9:02। और 9:02 में हम जो है एएम में देख रहे थे क्योंकि हमारा समय पीछे था, तो एएम, तो 9 बज के जो है 52 मिनट, सॉरी 9:52, क्योंकि 10 तो पूरा है, यहाँ पे 10:02 है, तो 10 मिनट, तो 9:52, तो 9:52 होना था, मैंने 10:02 जो है यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इस चीज के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और एक जो है जब हम जो है देख रहे थे देशांतर और अक्षांश रेखा, तो हमने जब उसमें देखा था अक्षांश रेखाएं और अक्षांश रेखा के बाद जब देशांतर रेखाएं देख रहे थे, तो देशांतर रेखा में जब हमने देखा कि भारत का समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजर रहा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजर रहा है, तो मैंने कहा था कि ये जो है इलाहाबाद के नैनी से गुजर रहा है। तो अब जो है किताबों में जो एनसीईआरटी में है जो मिर्जापुर, तो मिर्जापुर मुझे उस समय ध्यान नहीं आया, तो मुरादाबाद ऐसा कुछ मुझे ध्यान आ रहा था, लेकिन मिर्जापुर जो एकदम से ध्यान नहीं आया, तो मुझे पता, तो आप ध्यान रखना कि ये जो है किताबों में मिर्जापुर, तो 2 में से जो है नैनी या मिर्जापुर, तो इन 2 में से जो है कुछ न कुछ एक जो है उसमें पूछा दिया जाएगा। दोनों ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, बल्कि एक ही ऑप्शन दिया गया जो आप किताबों में मिर्जापुर है। तो इसके साथ जो हम जो है इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें मेरे 2 कॉन्टेक्ट नंबर भी है, इन पे भी जो है यदि आप कोई जो है समस्या होती है, कोई क्वारी होती है, तो आप इन पे जो है पूछ सकते हैं। और आप लोग जो है जो मेरा ये चैनल है, इसका जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लोग कमेंट कीजिए। यदि आपको मानचित्र हम देख रहे हैं, यदि आपको थोड़े से भी कहीं पर और कोई नए कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को जो है आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं, काफी चीजें आपने पढ़ी हुई है, अधिक सभी बच्चे आज के टाइम पे जो तैयारी करें, जो कंपटीशन एग्जाम वाले हैं और देख रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी आपको लगता है कि मुझे कुछ जो है नया मिल रहा है, हमें ये देखने हैं, देखने से क्या होगा, हमारा रिवाइज होगा, वो तो अच्छी बात है। कहीं पर भी कुछ नया मिलता है और कहीं पर कुछ समझ में नहीं मिलता है, तो कृपया जो है आप लोगों को इस वीडियो को थोड़ा सा
आगे बढ़ाने के लिए जो भी होता है वो आप लोग कीजिए, आप लोग जो है इसको शेयर कीजिए, इसको जो है लाइक कीजिए। यदि आपको लगता है कि ठीक है थोड़ा सा जो है मुझे कुछ मिला है तो एक लाइक जो है वो कर दीजिए। तो मानचित्र को हम देखते हैं। अब हम जो ये हमारी एनसीईआरटी है धीरे धीरे जैसे जैसे हम जो है हम अभी तो ये टॉपिक तक इतना, लेकिन जैसे इसके आगे वाले टॉपिक है और उसके बाद कक्षा 7 में जो टॉपिक है वो काफी कंसेप्ट बेस पे है, तो वो समझने पे ही हमें फोकस करना पड़ेगा, हमें रटने पे फोकस नहीं करना पड़ेगा। हम रटेंगे तो रटने से काम नहीं चलेगा, कब तक रटते रहेंगे, बात यह है कि कब तक रटते रहेंगे, कितना रटेंगे, कितना रखेंगे दिमाग में। तो इसलिए जो है दिमाग को जो है बिल्कुल फ्री माइंड को जो है वो पढ़ो और उसको समझो और नोट्स जरूर बनाओ। जो नया लगता है उसको लिख लो, जो भी आपको नया लगता है कि ये जो है नई चीज है, ये यहाँ पर जो है मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे जो है मैं बताया था कि यदि पृथ्वी की गतियों को कहा जाए कि जो है जिसके कारण दिन और रात होती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं या उसे दैनिक गति कहते हैं। तो उसके कारण दिन या रात होते हैं और उसे हम जो है परिभ्रमण गति भी कहते हैं। तो परिभ्रमण गति और परिक्रमण गति दो गतियां होती है। तो परिक्रमण में सूर्य के चारों तरफ जो घूम रही है अपने जो है अक्ष पे घूम रही है, और जो है जब अपनी ही किल्ली पे घूम रही है जिसके कारण जो है दिन रात हो रहे, तो वो हो गए परिभ्रमण। और जो है परिक्रमण में चारों तरफ घूम रहे। तो परिक्रमण और परिभ्रमण में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा वहां पर, तो इसलिए जो है ऐसे शब्दों पे भी फोकस करो। जब हम पृथ्वी को केवल एक भाग जैसे अपने देश, अब कह रहे कि हम जो है ग्लोब पे जब देखते हैं तो ग्लोब क्या है कि पृथ्वी का एक मॉडल है, और जब उसमें देखेंगे ग्लोब पे तो ग्लोब पे जो है हम जो है पृथ्वी का एक भाग ग्लोब पे जब भी आपने देखा होगा तो आधा दिखाई देता, आधा नहीं दिखाई देता। तो जब हमें आधा दिखाई देता, आधा नहीं दिखाई देता, तो हमें पूरा जो है एक साथ देखना होता है। उस चीज के हमें किसी की जरूरत पड़ती है, मानचित्र की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमें मानचित्र की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ग्लोब पे पूरी पृथ्वी एक साथ नहीं दिखाई देती, हमें एक साथ देखना है पूरा। तो पूरे को देखने के लिए हमें मानचित्र की जरूरत पड़ती है। हमें मान लीजिए अब यदि ग्लोब है तो हमें जो है उस पर अपना देश देखना है, अपना राज्य देखना है, अपना जिला देखना है, शहर देखना है, गांव के बारे में अध्ययन करना है चाहते हैं, तो ग्लोब हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है, क्योंकि ग्लोब में जो है हमारा देश तो दिखाया गया होगा, लेकिन हमारे देश में हमारे जो ये यहाँ पर राज्य है, जिले हैं, ये सब नहीं दिखाए गए होंगे, और उसमें महत्वपूर्ण सूचनाएं कुछ जो है महत्वपूर्ण जो है जगहें दिखाई गई होंगी। और साथ साथ में क्या है कि देश के बारे में भी ज्यादा जानकारी उसमें ज्यादा नहीं, देश थोड़ा सा दिखाया गया होगा। तो यहाँ पर है कि ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। अब जो मानचित्र होते हैं जो है बताया जा रहा है कि चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र होता है। पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र होता है। जो ग्लोब है, ग्लोब तो पूरे गोल में है, और मानचित्र आप देखते होंगे तो मानचित्र जो है पूरा एक जो है पेज पे एक बड़े से जो है कागज पे किसी पे रहता है बना हुआ, या एक जो है मानचित्र के कोई जो ऑफिसों में टंगे रहते मानचित्र, इस प्रकार के मानचित्र होते हैं। तो कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को कुछ तथ्यों को दर्शाता है। अब कहा जा रहा है कि कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को, कुछ मानचित्र ऐसे होते हैं जो छोटे क्षेत्र को दिखाते हैं और कुछ ही तथ्यों को दिखाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं, और कुछ मानचित्र ऐसे हो सकते हैं जैसे एक बड़ी किताब की तरह, जैसे किताब में बहुत सारे मानचित्र दिए रहते हैं, तो जिसे हम एटलस कहते हैं। तो इस प्रकार के मानचित्र, जब मानचित्र के जिसमें बहुत सारे मानचित्र दिए रहते हैं उसे हम एटलस कहते हैं। तो जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ दिखाया जाता है तब एटलस बन जाता है। तो यही यदि पूछा जाए कि बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ दिखाए जाते हैं तब उसे क्या कहते हैं, एटलस बन जाते हैं। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। अब यही बात है कि ग्लोब से हमें उतनी ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, सीमित जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन मानचित्र से क्या होता है कि हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को जो है क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे दिखाए गए, नीचे जो है इनका वर्णन किया गया। तो कहा जा रहा है कि मानचित्र तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। अब कुछ का यहाँ पर, उन मानचित्रों में से कुछ का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब कुछ का वर्णन कौन से किए गए हैं, भौतिक मानचित्र, फिजिकल जो आपके जो है मानचित्र है,
उनको जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो भौतिक मानचित्र में हम क्या दिखाते हैं, क्या क्या चीजें आएगी उसमें, किन किन चीजों को दिखा सकते हैं। तो भौतिक जो संरचनाएं हैं, जितनी भी भौतिक संरचनाएं हैं, उनको सबको भौतिक मानचित्र में दिखाएंगे। भौतिक संरचना में जैसे तो भौतिक आकृति में जैसे जो है पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियां हैं, महासागर है। तो महासागरों इत्यादि को, इनको दर्शाने के लिए जितनी भौतिक, ये जो भौतिक आकृति, पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, तो इनको दर्शाने के लिए जिस मानचित्र का हम प्रयोग करते हैं, इस प्रकार के मानचित्र को ध्यान रखना भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। इस प्रकार के जो है धरती पे जो उच्चावच है, इन उच्चावचों को दिखाने के लिए भौतिक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है या उच्चावच मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। तो उच्चावच, यदि ये न कहा जाए भौतिक मानचित्र और ये कहा जाए कि उच्चावच मानचित्र में हम क्या क्या दिखा सकते हैं, पर्वत, पठार, नदियां, और जो है ये आ जाए कि इनमें से क्या नहीं दिखा सकते हैं, या चार में से है कि इनमें क्या दिखा सकते हैं, और ये हो सके चार और एक जो है उसमें छाड़ना है, और उसमें से जो है जैसे दे रखा है कि शहर दे रखा है, या उसमें दे रखा वर्षा, वर्षा, ये वर्षा जो है इसमें टप पड़ जाएगा, क्योंकि पर्वत, पठार, मैदान और वर्षा, या तीन चीजें ऐसे दे रखी, वर्षा जो है, शहर है, और एक जो है और दे रखे राज्य दे रखे, और जो है यहाँ पर पर्वत दे रखे, कि कौन सा जो है भौतिक मानचित्र में, तो यहाँ पे जो है पर्वत आ जाएगा, और इसमें से जो है यदि नहीं में से तो वो छांटना आपको पड़ेगा। तो भौतिक, जो भौतिक स्थल आकृतियां हैं, इसको हम दिखाते हैं भौतिक मानचित्र में। जो भौतिक स्थल आकृतियां होगी, भौतिक संरचनाएं होगी, उनको हम जो है भौतिक मानचित्र में दिखाएंगे। तो पूरी पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हम जो है ग्लोब का जो है सहारा लेते हैं, हमारे लिए ग्लोब सहायक है। लेकिन जब हमें किसी जो है एक इस विशेष स्थान का अध्ययन करना है, किसी एक क्षेत्रीय स्थान के स्थान का अध्ययन करना है, किसी जो है राज्य के स्थान करना, किसी गांव के स्थान करना, अध्ययन करना है, तो उसके लिए हमें जो है हमें मानचित्रों की जरूरत पड़ती है। और मानचित्रों में जो है पहले प्रकार का मानचित्र है भौतिक मानचित्र, और भौतिक मानचित्र में भौतिक आकृतियां हम दिखाते हैं। दूसरे प्रकार का मानचित्र है राजनीतिक मानचित्र। अब ये तो भौतिक है, तो प्राकृतिक, ये तो प्रकृति ने बना रखी है, ये सारी संरचनाएं, और जो संरचनाएं प्रकृति ने नहीं बना रखी है, जो संरचनाएं मनुष्य ने बना रखी है, उन संरचनाओं को यदि दिखाने, जैसे जो है राज्य, तो राज्य तो जो है प्रकृति ने नहीं बनाई है, नगरों को नहीं बनाए हैं, शहरों को नहीं बनाए हैं, गांवों को नहीं बनाए हैं। तो इस प्रकार की, और विश्व के विभिन्न देशों को और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को, राज्यों को उनकी सीमाओं के बीच में जो है मनुष्य ने तो इस प्रकार की जो है प्रकृति ने इस प्रकार की कोई सीमा नहीं बनाई है। तो इस प्रकार के जो, जिसमें जो है जिन मानचित्रों में दिखाए जाते हैं, उस प्रकार के मानचित्रों को कहा जाता है राजनीतिक मानचित्र। अब है तीसरा थीमेटिक मानचित्र। और किसी एग्जाम में पूछा गया था कि थीमेटिक मानचित्र में हम किन जो है चीजों को दिखाते हैं। तो जब जो है ये प्रश्न पूछा गया था, और शायद से किसी टेट के एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में किसी में पूछा गया था, तो उस समय तक मुझे भी जो है, मैं भी इसमें इतना ज़्यादा वो नहीं देखा हुआ था। मैंने कभी जो है एनसाइट और ये जो है सारे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी कभी पढ़ी भी नहीं थी खास करके, तो ज़्यादा इनमें रुचि भी नहीं थी। तो उस समय मुझे खुद जो है ये पता नहीं था कि थीमेटिक मानचित्र क्या है, इसमें क्या है। तो ऐसे तुक्के मारेंगे, फिर देखेंगे कि हाँ जी क्या आयोग क्या देता, या जो है यूट्यूब में देखेंगे कि आंसर की में क्या आ रहा है इसका आंसर, या कहीं जो है सर्च करेंगे। तो सर्च करके भी जो है मिल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है इधर उधर फिर उन पे एक दूसरे से पूछेंगे। तो थीमेटिक मानचित्र में जिसमें ये थीम आधारित होती है, इसमें कोई थीम होती है और वो थीम पे आधारित होते हैं। तो इस मानचित्र में जो है हम कहीं पे सड़क का निर्माण करें, कहीं कोई सड़क दिखाना है, कोई जो है कहीं कोई पार्क है,
कोई जो है कहीं उद्यान है, कोई राष्ट्रीय उद्यान है, या जो है किस स्थान पे वर्षा कितनी हो रही है, वहां पर वन कितने हैं, वहां पर जो है वन लगाने हैं, या वन लगाए तो वहां पर जो है उस मानचित्र में दिखाए। तो जो थीम पे आधारित होंगे, किसी थीम पे आधारित होंगे, कुछ विशेष जानकारी प्रदान करने वाले, जैसे सड़क का मानचित्र हो गया, वर्षा का मानचित्र हो गया, वन का मानचित्र हो गया, उद्योगों का मानचित्र, उद्योग धंधे कहीं पे लगा रहे हैं, इन सब चीजों को दिखाने वाले मानचित्र, इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। अब मानचित्र के घटक, एक परीक्षा में ये भी मुझे ध्यान है कि मानचित्र के कितने घटक हैं। तब हम क्या करते हैं कि ये भी जो है पूछा गया था, उस समय उस दौर तक भी वही था कि मुझे जो है इनकी ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन कुछ तो हम जो है क्या करते हैं, लॉजिक लगाने लग जाते हैं अपने अपने, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, थोड़ी देर तक सर पकड़ के बैठते हैं। तो फिर जो है मानचित्र के जो घटक है, तो मानचित्र के यहाँ पर दे रखे कि जो है मानचित्र में ध्यान देने योग्य बातें समझ लो, ये इसके जो है जो कंपोनेंट्स है। तो इसमें मानचित्र के 3 घटक हैं, एक तो दूरी का हमें ध्यान रखना है, एक हमें दिशा का ध्यान रखना है, एक जो है प्रतीक, कुछ रूढ़ि चिन्ह होते हैं जिनको प्रतीक कहते हैं, और दिशाएं हमें जरूर जानकारी होनी चाहिए। दिशाएं की जानकारी कैसे होनी चाहिए कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हमेशा जो है मानचित्र ऊपर की तरफ जो है उत्तर दिखाया जाता है, और कोई भी मानचित्र दोगे होगा तो उसमें इस प्रकार का निशान बना होगा ऊपर के लिए, तो इसका मतलब जो है इधर के लिए उत्तर है, तो इधर जो है पूरब हो जाएगा, इधर जो है पश्चिम हो जाएगा, क्योंकि इधर उत्तर है तो इधर जो है सीधे इसके नीचे दक्षिण हो जाएगा, और इधर जो है पश्चिम हो जाएगा ऑटोमेटिक। जब जो है हमें एक दिशा का पता लगे उत्तर का, तो इधर दक्षिण हो जाएगा, फिर जो है पूरब का पता लग जाएगा, पश्चिम का पता लग जाएगा। तो अब इसमें कहा जा रहा है कि ये तीन घटकों का हमें जो है ध्यान रखना जरूरी है। अब ये जो 3 घटकें हैं, तो सबसे पहले है दूरी, कि दूरी जो है हम कैसे दिखाएं। कोई बड़ा मानचित्र है, छोटा मानचित्र है, हम छोटे से मानचित्र में पूरे विश्व का मानचित्र बना रहे हैं, एक बड़ा मानचित्र दीवार पे टंगा हुआ है, उस पर विश्व का मानचित्र बना हुआ है, कई प्रकार के मानचित्र हमें दिखते हैं। भारत का मानचित्र है, कहीं पे जो है छोटे से कागज बनाओ, कहीं बड़े उसमें बना हुआ, तो हमें दूरी का ध्यान रखना है। इसके लिए क्या है, मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पैमाने पर दर्शाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचा जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि स्थानों के बीच की दूरी जो है वास्तविक रहे। ये न हो कि हम उत्तर जो है भारत के राज्यों को दिखा रहे, और जो है जो राज्य किसी राज्य को तो बहुत बड़े क्षेत्र में दिखा दिया, तो जितना उस राज्य का क्षेत्र जो हमने जितने कागज में बना रहे हैं उसमें जो है ध्यान ये रखेंगे कि स्थानों के बीच की दूरी जो है वो वास्तविक दूरी रहे, और उसको जो है वास्तविक दूरी के हिसाब से उसे एक पैमाना ले, और उस एक पैमाने के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर जो है 10 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है, इस प्रकार से एक जो है पैमाना निश्चित कर दे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। यानी छोटी दूरी, कागज पे तो छोटी दूरी होगी, कागज पे जो है हो जाएगी वो कितनी, 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर जो है हमने जो दिखाया है वो दिखा जाए यहाँ पर 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, इस प्रकार से हमने वो दिखा दिया है। तो इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। अब ऐसा जो है हमने इसके लिए क्या करेंगे, हम एक पैमाना चुनेंगे, और पैमाना जो है चुनने के लिए हम क्या करेंगे कि पैमाने स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ये पैमाना क्या होता है कि स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात, ये पैमाना होता है। जो पैमाना हम लेंगे कि जो पृथ्वी पे वास्तविक दूरी है, वो जो कागज पर हमने जो है दिखाई गई दूरी 1 सेंटीमीटर बराबर इतना, तो उसके जो है उसी का ये अनुपात है।
अब यहाँ पे मानचित्र में जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप या देशों के कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। अब मान के चले कि हमें जो है एक कागज है और एक कागज इतना जो है, एक कागज इतना कागज है, इसकी कोई जो है इस कागज की कोई जो है लंबाई चौड़ाई है और इस प्रकार कागज है। इस प्रकार के कागज में हमने एक जो है जिले का मानचित्र दिखाया पूरे इतने कागज पे, और अब इतने ही कागज पे देश के जो है दिखाएंगे। तो जब हमने इतने पे जो इसका क्षेत्रफल होगा जिले का क्षेत्रफल, तो उस हिसाब से हमने क्या कर दिया कि एक जो है सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर जो है 1 सेंटीमीटर बराबर हमने ले लिया है यहाँ पर 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। और जब इसको जो है हम पूरे देश को दिखा रहे हैं तो पता लगा कि हमने जो है तब क्या करना पड़ा, 1 सेंटीमीटर बराबर हमने ले गए यहाँ पर 10,000 किलोमीटर। और यदि हमें पूरा विश्व को दिखाना इतने कागज पे तो पता लगा कि 1 सेंटी बराबर जो है हमने ले लिया 50,000 किलोमीटर। तो इस प्रकार से जो है जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग को जैसे महाद्वीप, पूरे महाद्वीप या देश को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। अब बड़ा पैमाना हमने लिया तो उसे बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहेंगे, और जब छोटा पैमाना लिया तो उससे जो है हम छोटे पैमाने वाला। तो जहां पर कहा जाए कि जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम जो है इस पैमाने का उपयोग करते हैं, तो छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। या उसके लिए हम कौन सा पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, सीधे यहीं से जो है सीधे पूछा जाए उसको किस प्रकार के पैमाने वाला मानचित्र कहेंगे, तो छोटे पैमाने वाला मानचित्र उसे कहेंगे। और जब छोटे आकृति को कागज पे दिखाया जाता है बड़े पैमाने पर, उसको दिखाएंगे हम बड़े जो है छोटी आकृति, ये जो है यहाँ पर बड़ी आकृति को है बड़े क्षेत्रफल वाले को जो है कागज पर दिखाना होता है तब हम जो है छोटे पैमाने, तो यहाँ पर जो छोटा पैमाना का उपयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है जब वो जो है क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो उसे कहेंगे बड़ा पैमाने वाला मानचित्र। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं, तब बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। तो छोटे क्षेत्रफल को हम जो है जो दिखाते हैं वो बड़े पैमाने वाले मानचित्र पे दिखाते हैं, और बड़े क्षेत्रफल को हम जो है छोटे पैमाने वाले मानचित्र पे दिखाते हैं। तो यहां पर जो है इसके लिए बड़े क्षेत्रफल वाले के छोटे पैमाने वाला और छोटे पैमाने वाले मानचित्र, और बड़ा जो है जो छोटा जो क्षेत्रफल है उसके लिए बड़ा पैमाना, और बड़े पैमाने वाला मानचित्र उसे कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करता है। अब कहा जा रहा है कि कौन सा मानचित्र जो है अधिक जानकारी प्राप्त देता हमें, तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र जो है मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा, ये जो है ऊपर वाला छोटा पैमाने वाला मानचित्र था जिसे हमने देश या महाद्वीपों को दिखाया, वो जो है किस प्रकार के पैमाने वाले हो गए, वो हो गए छोटे पैमाने वाला। तो जो ये बड़े पैमाने वाला मानचित्र है इसकी अपेक्षा जो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की बड़े पैमाने वाला मानचित्र छोटे पैमाने वाले इसकी अपेक्षा पहले नंबर वाले, तो पहले नंबर वाले की अपेक्षा जो है दूसरे नंबर वाला मानचित्र है ये ज्यादा जानकारी देता है। तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार के जो है अब दिशा, तो दिशा में जो है हम देखते हैं कि अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जैसे जो है मैंने दिखाया कि इस प्रकार का निशान बना होता है। तो अधिकतर मानचित्रों में ये दिखाए जाते हैं जिसके ऊपर अक्षर क्या लिखा होता है, ऊ, और ऐसा डॉट। तो ऊ का मतलब होता है कि उत्तर दिशा। अभी ये यदि इसी प्रकार का तीर का निशान यदि कहीं पर दिखाया गया हो और कहा जाए कि ये मानचित्र में किस चीज का संकेत है, ये निशान मानचित्र में किस चीज का संकेत है, तो ये जो है उत्तर दिशा का संकेत है।
या मानचित्र में ऊ से क्या मतलब लिखा होगा, वो लिखा हो, तो ये इसका क्या मतलब है, तो ये उत्तर दिशा। तो यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। इसे कौन सी रेखा कहा जाता है, तो इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। अब है चित्र 4 मुख्य दिशाओं उत्तर दक्षिण पूर्व। अब यहां पर एक चित्र दे रखा है मानचित्र में, और यहां पर कहा जा रहा है कि ये जो है 4 मुख्य दिशाओं को दिखाता है। चार मुख्य दिशाओं को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यही 4 मुख्य दिशा होती है हमारी। ये उत्तर हो गए, पूर्व हो गए, पश्चिम हो गए और दक्षिण हो गए। ये हो गए हमारी 4 दिशाएं। तो इनको दिखाया गया, इन्हें कहा जाता है प्रधान दिग्बिंदु। ध्यान रखना आप लोग कि इन्हें जो है प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। और ये जो और 4 दिशाएं हैं जो अब सहायक के है, तो ये हो जाएगी सहायक उपबिंदु। जो उत्तर पूर्व दिशा है, उत्तर पश्चिम दिशा है, और यहां पर जो है दक्षिण पूर्व दिशा हो गए और दक्षिण पश्चिम दिशा हो गए। ये हो गए सहायक जो है, इसके 4 सहायक दिशा, बीच की दिशाएं, बीच की 4 दिशाएं हैं उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। अब दिशा का पता क्या है, दिशा सूचक यंत्र से दिक् सूचक, दिशा का पता लगाने के लिए दिक् सूचक यंत्र होता है, और उस सूचक दिशा सूचक यंत्र होता है, उसकी सहायता से हम किसी भी दिशा का पता लगा सकते हैं। तो वो जो है हमेशा जो है कहाँ किस तरफ के लिए दिखाएगा, उसकी सुई जो है उत्तर दिशा की तरफ के लिए वो जो है उत्तर दिशा दिखाएगा, तो उत्तर दिशा में पता लग जाएगा, फिर जो है सभी दिशा। तो यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबक सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। तो चुंबक जो सुई इसकी उत्तर दक्षिण के लिए होती है, इस प्रकार से होती है, उत्तर के लिए और दक्षिण के लिए। दिक् सूचक दिशा की जो है सुई किस तरफ होती है, उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, पश्चिम जो है उत्तर, इस प्रकार होगी, तो उत्तर दक्षिण के लिए होती है। ये यहां पर दिक् सूचक यंत्र है। ये दिक् सूचक दिशा सूचक यंत्र है, और इसकी दिशा जो है कहा जा रहा है कि इसकी दिशा जो है हमेशा कैसी होती है, उत्तर दक्षिण होती है, ये होती है। और ये जो है पूरी जो हमारा जो पूरी पृथ्वी ग्लोब है, ये जो है दिखाया गया इस प्रकार से। यहाँ पर जो है 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये पूरा 315 360 यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगी। तो अब जो है हमें कुछ प्रतीक चाहिए। हमने देखा कि उस चीज के लिए जो है मानचित्र के लिए जो है हमें मानचित्र में हमें ध्यान देने योग्य बातें क्या है, तो एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पैमाना होना चाहिए। दूसरा कहा जा रहा है कि दूसरा इसमें पैमाने, इसमें दूरी होनी चाहिए, दिशा होनी चाहिए, और तीसरी होनी चाहिए प्रतीक। तो दूरी जो है हम कैसे वो पता करेंगे, दिशा कैसे पता करेंगे, और तीसरा है प्रतीक, कुछ चिन्ह, कुछ प्रतीक चिन्ह। तो किन प्रतीक चिन्ह जो है, प्रतीक चिन्ह क्या होंगे इसके लिए मानचित्र, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। 3 घटक जो है, 3 कंपोनेंट जो हमने देखे, तो 3 कंपोनेंट में दूरी, दूसरा जो है दूरी के बाद दिशा, दिशा का हमें ज्ञान होना चाहिए, दूरी का ज्ञान होना चाहिए, और तीसरा को होना चाहिए प्रतीक का चिन्हों का ज्ञान। तो किसी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां, जैसे भवनों को दिखाना है, सड़कों को दिखाना है, पुलों को दिखाना है, वृक्षों को दिखाना है, रेल की पटरियों को दिखाना है, कुओं को दिखाना है, हॉस्पिटल को दिखाना है, स्कूल को दिखाना है, या सड़क में हम चलते तो कहीं पे मोड़ को दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से क्या कहा जा रहा कि अब वो तो मानचित्र में तो नहीं दिया जाएगा मोड़, लेकिन जब हम सड़क पे भी चल रहे हैं तो वहां पे बहुत सारे जो है प्रतीक चिन्ह होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ मानचित्र को देख रहे हैं। तो कहीं पे कुआं को दिखाना है, तो दिखाना जो है क्या है, संभव नहीं होता है, कि वास्तव में नहीं दिखाया जा सकते मानचित्र में। तो उसके लिए हम कुछ चिन्ह बना देते मानचित्र में, और उससे जो है पता लग जाता है कि यहाँ पर कुआं है,
यहाँ पर रेलवे लाइन है, यहाँ पे सड़क है, यहाँ पे जो है हॉस्पिटल है। इस प्रकार से जो है कुछ चित्र होते हैं। इसलिए ये निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों, रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। इसके लिए कुछ निश्चित जो क्या है पूरे विश्व में, उसके लिए एक ही प्रतीक चिन्ह है। यदि सड़क दिखाई जा रही है तो पूरे विश्व में एक ही प्रतीक चिन्ह है सड़क के लिए। ये नहीं भारत में अलग है, उत्तराखंड में जो है, भारत में हम देखें तो उत्तराखंड में अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है, ऐसा नहीं, या अमेरिका में अलग है। सब जगह जो है एक ही प्रतीक चिन्ह होगा मानचित्र में। इनको दिखाने के लिए, चाहे जो है हम वृक्षों को दिखा रहे हैं तो वृक्षों को दिखाने के लिए पूरी दुनिया में एक ही प्रकार के चिन्ह होंगे, सड़कों को दिखा रहे तो एक ही प्रकार के चिन्ह होंगे। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ये प्रतीक चिन्ह जो है कम स्थान पे जो है दिखाया जाता है, लेकिन उससे अधिक जानकारी मिलती है हमें। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो पेड़ है। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इन प्रतीकों को इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मानचित्र को खींच सकते हैं। इसका अध्ययन करना आसान होता है और फिर मानचित्र का अध्ययन करना भी आसान हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये मानचित्र में जो प्रतीक चिन्ह है, यहाँ पर कुछ जो है चिन्ह दे रखे और इन्हें कहा जाता है रूढ़ चिन्ह। ध्यान रखना आप लोग कि इन चिन्हों को कहा जाता है रूढ़ चिन्ह। तो इन चिन्हों को रूढ़ चिन्ह कहा जाता है। ऐसे करके भी इसको लिखा जाती है, हाँ, जो चिन्ह। तो रूढ़ चिन्ह, और ये जो रूढ़ चिन्ह होते हैं, यहां पर जो है जो चिन्ह दिखाए गए हैं, तो रेलवे लाइन के लिए जो चिन्ह है, तो रेलवे लाइन के लिए, रेलवे लाइन जैसे 3 प्रकार की रेलवे लाइनें हैं, बड़ी लाइन, मीटर लाइन और रेलवे स्टेशन को हमें दिखाना है। तो बड़ी लाइन के लिए जो है इस प्रकार के चिन्ह होगा, और यदि मीटर लाइन है तो मीटर लाइन के लिए इस प्रकार का चिन्ह है। ये चिन्ह है इस प्रकार का है, ये है, फिर इसमें जो है ऐसे ऐसी डंडे हैं यूं। तो इस प्रकार का यदि कहिए तो ये इसका मतलब है कि ये मीटर लाइन है। और रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन के लिए ये जो है जिस प्रकार के रेलवे जो है लाइन के लिए है ऐसा चिन्ह बना होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है अंतर है, और यहाँ पर ये इस प्रकार से दिखाए गए ये। तो RS रेलवे स्टेशन, यहाँ पे RS लिखा हुआ है, RS रेलवे स्टेशन। सड़कों को दिखाने तो पक्की सड़क और कच्ची सड़क के लिए, तो पक्की सड़क के लिए देखो यहाँ पर 2 सीधी ऐसी डंडियां, और कच्ची सड़क के लिए क्या है, यूं ऐसे ऐसी इस प्रकार से दिखाए गए। सीमा के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राज्य और जिला सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए इस प्रकार का चिन्ह है, और राज्य सीमा के लिए ये है, ये जो है जो डंडी खींची गई ये जो है थोड़ा गहरी है, और ये थोड़ा सा जो है हल्की है, और ये जो है जो जिला है ये और हल्की है। उसके बाद जो है नदी को दिखाने, कुआं को दिखाने, तालाब को दिखाने, नहर को दिखाने, पुल को दिखाने, तो नदी को जो है ये इस चिन्ह से दिखाए जाते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे कुआं को ये है, सॉरी कुआं, हाँ ये कुआं है। तालाब है तो ये जो है इस प्रकार से चिन्ह से दिखाए गए, और नहर है तो ये जो है इस प्रकार से जो है नदी है, यहाँ से फिर ऐसे नहर करके दिखाई गई है, और पुल है तो पुल को इस प्रकार के चिन्ह से दिखाए गए हैं। उसके बाद जो है मंदिर को, ये मंदिर के लिए चिन्ह, इधर जो है गिरजाघर के लिए ये चिन्ह है, इधर मस्जिद के लिए ये चिन्ह है, और इधर जो है ये छतरी वाला चिन्ह इधर। तो इधर पोस्ट ऑफिस के लिए PO पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस के लिए तो PTO, और पुलिस स्टेशन के लिए RS पुलिस स्टेशन। बस्ती के लिए जो है बस्ती हमेशा ऐसे में दिखाई जाएगी, इन चिन्हों से दिखाई जाएगी बस्ती। और कब्रिस्तान के लिए इस प्रकार के चिन्ह बने होंगे, ऐसे चिन्ह। तो यहाँ पे कब्रिस्तान। पेड़ और घास के लिए पेड़ के जो है ऐसे चिन्ह बने होंगे, और घास जो है इस प्रकार से दिखाई गई। तो ये कुछ चिन्ह है जिन्हें रूढ़ चिन्ह कहते हैं। जब किसी मानचित्र में किसी जो है
स्थान में जो है वहां पर जो हम जो है प्रतीकों का जो प्रयोग करते हैं कि वहां पर जो है घास के मैदान है, सड़क है, पुल इत्यादि, उनको दिखाने के लिए जो चिन्ह है वो अलग अलग चिन्हों का हम जो है इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। तो ये क्या हो गई, ये जो चिन्ह है ये सारे दुनिया के लिए एक प्रकार की भाषा है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। ये विश्वव्यापी भाषा हो गई समझने के लिए। इन प्रतीकों के उपयोग, ये जो प्रतीक है जो है ये विश्वव्यापी भाषा, इनके उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये नहीं कि जो है हमने अलग से चिन्ह अपना रखे, दूसरे देश में, तो सबने एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बना रखी है और इसे रूढ़ प्रतीक कहते हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग, अब विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है कहीं कहीं पर कुछ जो है चीजों दिखाने के लिए, जैसे घास का मैदान दिखाना है, कहीं पर्वत दिखाने, कहीं नदी दिखाने, तो उसके लिए कौन से रंग का उपयोग करेंगे, इसी उद्देश्य से किया जाता है क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बन जाए उस पर। और एक ही यहाँ पर भी जो है यदि नदियों के लिए जो चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है और पानी के लिए जो प्रयोग किया जा रहा है वो भारत ही हो चाहे कहीं दूसरी जगह भी वही हो। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए किया जाता है, भूरा रंग का इस्तेमाल पर्वतों के लिए किया जाता है, पीला रंग का इस्तेमाल पठारों के लिए किया जाता है, हरा रंग का इस्तेमाल मैदानों के लिए दर्शाने के लिए किया जाता है। तो भूरा रंग जो है पर्वतों को दिखाने के लिए, नीला जो है जल का जो है जलाशय जल इत्यादि का, पीला रंग जो है पठारों का। तो अब जो है यहां पर है रेखा चित्र। तो रेखा चित्र क्या है कि रेखा चित्र जो है ये रेखा चित्र जो बनाए जाते हैं याददाश्त में बनाए जाते हैं। रेखा चित्र एक याददाश्त में बनाए जाते हैं। हमें जो है कहीं जाना है, किसी गांव में जाना है और हमारा कोई जो है किसी दोस्त ने हम वहां के बारे में नहीं जानते, उसने वहां का जो है एक रेखा चित्र बना दिया अपनी याददाश्त पे कि यहाँ पे जो है रास्ता है, यहाँ पे जो है मकान आएगा, यहाँ पे पंचायती भवन आएगा, यहाँ पे स्कूल आएगा, फिर उसका घर आएगा, यहाँ पे एक हैंडपंप आएगा। तो उसने एक जो है रेखा चित्र जो है खींच दिया। तो रेखा चित्र आरेखन जो पैमाने पर आधारित न होकर के याददाश्त पर और स्थानीय पर्यवेक्षण पर आधारित होते हैं। तो ये स्थानीय पर्यवेक्षण मतलब वहां पर गए हमने, वहां पर जो है वो बना दिया। कभी कभी किसी क्षेत्र को एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता यहाँ के स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। तो किसी स्थान को दिखाने के लिए क्या जाता है, इस प्रकार के कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की, इसके लिए कोई पैमाना नहीं, ये खींचे जाते हैं तथा इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। तो एक मानचित्र है, इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। कि इसमें अब एक खाका है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया। कोई छोटा क्षेत्र है, जैसे हमें कहीं पे भवन बनाने, बिल्डिंग बनानी है, एक छोटा क्षेत्र है, एक बड़ा जो है हमने कागज लिया और उस पे जो है हमने एक नक्शा बनाया कि यहाँ पर जो है जो पूरे बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर बनेगा, कहाँ पर जो है कौन सा कमरा बनेगा, किस प्रकार का बनेगा। तो छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। तो छोटे क्षेत्र का जो है बड़े पैमाने पर खींचा गया, ये क्या होगा, रेखा चित्र होगा। लेकिन ये जो है ऐसा होगा, ये बड़े पैमाने पर खींचा जाएगा, इसे खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है। तो बड़े पैमाने वाले जो है मानचित्र से हमें जो है हमने देखा कि बहुत सारी चीज से जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींचते, इसे खाका कहा जाता है। तो इतने जो है यही इसमें ज्यादा, यही जो है इतना ही इसमें महत्वपूर्ण है। और आप लोग जो है अगला चैप्टर जो होगा तो उसमें और जो है फिर और अभी तो ये अभी एक बेस तैयार किया जा रहा है कि जो है मानचित्र क्या होते हैं, सूर्य की गति क्या होती है, पृथ्वी की जो है सूर्य का जो परिवार क्या है, पृथ्वी की गति क्या है, अक्षांश देशांतर क्या है। और अब इनसे हम धीरे धीरे अब जो है ज्योग्राफी को समझने लगेंगे आने वाले चैप्टरों में। तो इसी के साथ जो है यहाँ पर ही खत्म हो जाते। थैंक यू।